हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप जानते हैं हम कंटिन्यू विश्व के भूगोल मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला चला रहे हैं, जो हमारे ऑल इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम सेंट्रल या स्टेट पीएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और वर्ल्ड मैपिंग की समझ की सीरीज हम चला रहे हैं, और जिसमें हम स्पेशली साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका मैपिंग कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। और जिसमें हम स्पेशली इससे पहले हम लोगों ने मतलब कि पॉलिटिकल मैप समझा, माउंटेन पढ़ लिए और हमने झीलें पढ़ ली। आज जो हमें पढ़ने जा रहे हैं, आज हमें जो सीखना है, आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण अमेरिका के पठार और मरुस्थल। तो हम पठारों के बारे में और मरुस्थल के बारे में जानेंगे। ये मैंने पहले ही से बता दिया, मैं अभी बाकी डिस्कस कर दूंगा क्या क्या है, किस चीज़ के बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे जो मैंने दो बनाए, अटाकामा मरुस्थल और पैटागोनिया मरुस्थल, ये दो मरुस्थल हैं। तो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं कि अटाकामा मरुस्थल किस देश में है या पैटागोनिया मरुस्थल किस देश में है, तो दोनों के दोनों आपके जो है वो कहाँ पे, साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो मैं सीधा पहले मरुस्थल की बात कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे आपको डिजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, डिजर्ट की बात कर रहा हूँ। तो दो है यहाँ पे डिजर्ट, एक तो है आपका अटाकामा मरुस्थल। चलो पहले इसी के बारे में जान लें, अटाकामा के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लें क्या है। सबसे पहले तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो आपको ज़्यादातर हिस्सा पड़ता है वो आपका चिली, ये वाला कंट्री जो आपका चिली है, तो सबसे ज़्यादा जो पड़ता है अटाकामा, जिसका मतलब लोकेशन जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा चिली में, फिर तो हल्का सा टच करता है अर्जेंटीना। तो दो देश में आता है, इसका क्षेत्रफल के हिसाब से फैला कितने में, तो आपका फैला है यहाँ पे चिली और प्लस अर्जेंटीना, तो दो देशों में फैला है। अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना में है। फिर इसके बाद अटाकामा के बारे में जानिए। अटाकामा जो है वो दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे कौन सी रेंज है, यहाँ पे एक मैं रेंज पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को और बता भी चुका हूँ, जो आपकी वो रेंज है यहाँ से इस प्रकार से ऐसे करके ऊपर से ऐसे, ये रेंज है इस प्रकार, और जिसका नाम है एंडीज। तो देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि ये एंडीज के किस दिशा में है, तो एंडीज के पश्चिमी, अगर मैं बात करूं तो किस किनारे पे है, पश्चिमी दिशा में। तो ये आपके लिए एंडीज पर्वत श्रेणी, तो एंडीज के पश्चिमी में, तो कहाँ पे है, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तरफ है। अगला पॉइंट बनाइए, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से पर और एंडीज के पश्चिम में, तो ये लिख लेना आप लोग ये वाला पॉइंट। इसके बाद देखिए थोड़ा अटाकामा इंपोर्टेंट और हो जाता है, क्योंकि ये विश्व में, यहाँ पे एक अटाकामा में एक जगह और है यहाँ पे है, और जिसका नाम है अरीका जगह है। और अरीका स्पेशली मैं बता दूं फेमस किस लिए, पहली बात तो अटाकामा किस लिए फेमस है मैं इसकी बात बता दी। तो अटाकामा जो आपका फेमस है विश्व में सबसे ज़्यादा शुष्कतम मरुस्थल के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा जो ये मरुस्थल है विश्व में सबसे ज़्यादा शुष्कतम, मतलब एकदम कहो यहाँ एकदम कोई ना आना जाना किसी का, एकदम पानी यहाँ देखोगे वाटर एकदम नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पे कुछ भी। तो ये विश्व का सबसे शुष्कतम मतलब मरुस्थल है, तो आप इसमें लिखो। और अरीका इसमें स्पेशली जगह है, तो ये विश्व में सबसे शुष्कतम जगह है। तो क्वेश्चन आता है अटाकामा मरुस्थल किस देश में, तो अटाकामा मरुस्थल आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के चिली और अर्जेंटीना में है। स्पेशली बात करूँ चिली में है, और अरीका भी यहाँ पे एक जगह है। तो यह विश्व का सबसे शुष्कतम है, यह विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है विश्व में। तो आपको इसमें जो जानना पॉइंट है, और हाँ एक पॉइंट और इसमें है कि ये अपने नाइट्रेट भंडार के लिए फेमस है, ये विश्व फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। यह है नाइट्रेट प्रोडक्ट भंडार स्टोरेज के लिए, नाइट्रेट भंडार के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर नाइट्रेट स्टोरेज।
तो ये हो जाएगा। तो आपको जो पॉइंट जानने थे अटाकामा मरुस्थल के बारे में इतने ही जानने हैं कि अटाकामा मरुस्थल पहली बार तो क्वेश्चन बनता है कि जब सही मिलान में दे देता है तो एक तरफ लिख देगा मरुस्थल और एक तरफ कंट्रियों के नाम लिख देगा या महाद्वीप के नाम लिख देगा। और फिर इसमें फेमस फॉर किस लिए, तो फेमस आपने देखा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर है, और पश्चिमी किनारे के होने के साथ साथ यहाँ पे आप देखो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है और ये अपने नाइट्रेट भंडार के लिए जाना जाता है। अब मैं बात करूं पैटागोनिया, तो देखो यहाँ पे पैटागोनिया पठार भी है और पैटागोनिया मरुस्थल भी है। तो सेकंड पे आएगा आपका यहाँ पे पैटागोनिया मरुस्थल। ये देखिए, अब पैटागोनिया जो मरुस्थल है ये भी फेमस है, ये एकदम एक इस पे पूर्वी किनारे पे है। तो ये अर्जेंटीना में है। ये आपका लोकेशन क्या आएगी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के पूर्वी किनारे पर बस इतना याद रखना। और फेमस अपने लिए मतलब ये किनारे पर होने के साथ साथ ये एक मतलब शीत मरुस्थल है। कैसा है, शीत मरुस्थल है, क्योंकि देखो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे आपकी लाइन निकलती है मकर रेखा, और मकर रेखा के नीचे वाला जो हिस्सा कहलाएगा, ठीक है, ऐसे ये भी आ जाएगा आपका कौन सा, अटाकामा भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपकी लाइन निकलती है कौन सी, मकर रेखा, इस प्रकार से ये वाली मकर रेखा है। मैं पढ़ा भी चुका हूँ, कमेंट में आप मुझे बताना कि कितने देशों से आप मुझे मकर रेखा बताएंगे। इससे पहले लेक्चर में बता चुका कि मकर रेखा साउथ अमेरिका के कितने देशों से होकर जाती है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दीजिए और उन देशों के नाम भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मकर रेखा है, तो मकर रेखा का नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका कहलाता क्या, शीतोष्ण क्षेत्र में आ जाता। तो इसलिए अटाकामा भी शीतोष्ण मरुस्थल है और पैटागोनिया भी कैसा है, एक शीतोष्ण मरुस्थल है। दोनों ही शीतोष्ण हो जाएंगे, शीतोष्ण मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, तो ये इतना जानना, बस इतना जानना ही। तो दो यहाँ पे डिजर्ट हैं, तो दो डिजर्टों के बारे में जाना। यहाँ पे सिर्फ दो ही डिजर्ट जानना, एक तो अटाकामा, दूसरा पैटागोनिया। अब मैं बात करूँ कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं पठारों की बात करूँ। और सबसे पहले अब मैं अगला टॉपिक जो लिखने वाला वो आपका है क्या, पठार। पठार, अब देखिए पठारों के बारे में पहला हमें जानना है, जो प्लेटो कहलाते हैं इंग्लिश में इन्हें प्लेटो बोलते हैं, प्लेटो ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के हम प्लेटो जानेंगे। और जिसमें पहली बात करूँ मैं बोलीविया पठार की, ये वाला बोलीविया पठार। ये देखिए आप, तो बोलीविया पठार की बात करूं तो बोलीविया में इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, तो बोलीविया के बारे में हमें जो जानना है, जो बोलीविया पठार है ये इम्पोर्टेंट क्या है कि ये पहली बात तो एंडीज के ऊपर स्थित है, मतलब जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज श्रृंखला है, उस पर स्थित है। और इसी बोलीविया पठार में आपकी मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, इसी बोलीविया पठार में आपकी टिटिकाका झील स्थित है और जो बोलीविया की राजधानी है लापाज वो भी स्थित है। तो इसलिए विश्व की सबसे उच्चतम राजधानी और विश्व की सबसे उच्चतम झील, तो दोनों चीज़ें बोलीविया पठार पे आती हैं। तो ये बोलीविया पठार है, तो एक यहाँ पे एंडीज श्रेणी पर स्थित है, एंडीज श्रेणी पर स्थित है। तो पहला यहीं पे आपकी क्या आएगी, टिटिकाका, यहीं पे आएगी आपकी लापाज। लापाज क्या है, बोलीविया की राजधानी है, इसी पर स्थित है, लापाज स्थित है, लापाज राजधानी है, लापाज स्थित है। तो ये चीज़ें स्थित हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बोलीविया जो है वो आपका है। और इम्पोर्टेंट क्या है, थोड़ा सा बोलीविया पठार के बारे में एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था जब मैपिंग पढ़ा रहा था या मैंने जब चीज़ें समझाई थी, तो जब मैं यहाँ पे मैंने हिस्सा जो बताया था इस प्रकार से ऊंचाई करके एंडीज के बीच में इस प्रकार, मतलब बीच वाला जो हिस्सा है वो धंस गया था, बीच वाला हिस्सा है इस प्रकार से। यहाँ पर मैं आपको बता देता, यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसे करके मैंने कल बताया था इस प्रकार से। और यहाँ पर इस प्रकार ये धंसा हुआ हिस्सा था और फिर ये नीचे मध्य उच्च भूमि आएगा, फिर यहाँ पे ये ब्राज़ीलियन पठार आएगा, ये वाला।
तो ये जो हिस्सा है ये पटल ब्रूपणीय बल के द्वारा बना हुआ है। अंतःस्थलीय भाग मतलब ये नीचे वाला जो भाग है ये बीच में धंस गया है, तो ये जिस बल के कारण बना है इस लैंड को, तो आप इसको बोल सकते हैं पटल ब्रूपणीय बल के कारण जो बनी है झील टिटिकाका, इसी के कारण बनी। बाकी आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा बीच वाला भाग धंस गया है, तो इसे बोलते हैं पटल ब्रूपणीय बल, पटल ब्रूपणीय बल के कारण। तो देखो दो बल, अब इंग्लिश हिंदी में क्या होगा प्रॉब्लम, देखो तो दो बल होते हैं एंडोजोनिक और एक्सोजोनिक। तो जो पटल ब्रूपणी है तो ये आपका आएगा एंडोजोनिक, मतलब अंतःस्थलीय भाग, मतलब अंतर्भाग, अंतर वाले मतलब पृथ्वी के नीचे हलचल वाली प्रोसेस पे जो बल लगेगा वो पटल ब्रूपणीय बल के कारण होगा। तो इंग्लिश में आप एंडोजोनिक लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये देख लेना। तो इस वाले हिस्से से बोलीविया पठार बना है, ठीक है। बाकी मैं बात करूं तो बोरबुरेमा पठार के बारे में यहीं लिख देता मैं, जो पॉइंट लिखना है। बोरबुरेमा पठार एक तो आपका कहाँ पे, ब्राज़ील में स्थित है, पहला आपका ब्राज़ील में पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, यहाँ पे जो पूरा हिस्सा ये वाला आप देखोगे, पूरा हिस्सा ये वाला हिस्सा इतना, ये वाला, ये पूरा हिस्सा आपका कहलाता है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। क्या कहलाएगा, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, इंग्लिश में बोलते हैं ब्राज़ीलियन अपर लैंड। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का हिस्सा है, तो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का हिस्सा है या उसी पर स्थित है, ऊंचे वाले भाग पर स्थित है, तो बोरबुरेमा है। और यहीं पे आपको मतलब कि मिल जाएगा इसी वाले हिस्से में जो ये हिस्सा है, ठीक है। यहीं पे आपको मैं बताऊंगा अमेजन जंगल वगैरह इसी में मिलेंगे, तो आगे हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे, जितना जानना वो जानिए, अभी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करूँ, ये देख लिया बोलीविया हो गया। मांटो ग्रासो, देखो मांटो ग्रासो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये घास मतलब यहाँ पे एक सूखी घास भी पाई जाती है, मैं बाद में घास की चर्चा करूँगा। यहाँ पे मांटो ग्रासो पठार से आपकी नदियाँ निकलती हैं, और जिस नदी यहाँ से कुछ नदियाँ ट्रिब्यूटरी मतलब इस हिस्से से नदी निकलती है, और जिस नदी का नाम है मैं यहाँ लिखे देता मांटो ग्रासो के बारे में हल्का सा। तो एक हो गया आपका, दूसरा ये हो जाएगा। अगला पठार है आपका मांटो ग्रासो, मांटो ग्रासो पठार, मांटो ग्रासो पठार। तो मांटो ग्रासो पठार से आपकी मैं स्पेशली बता दूं, ये बीच में किस के, बोलीविया और चाको के बीच में स्थित है, और इस तरफ आ जाएगा ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, और ऊपर है गुआना उच्च भूमि। तो इन सब के बीच में है मांटो ग्रासो पठार। और स्पेशली बात करूं बोलीविया और नीचे पराग्वे, तो इन कंट्रियों में ये आता है मांटो ग्रासो पठार। ये बाकी आप मैप पे लोकेशन इनकी देख लीजिए, एटलस जो है एटलस पे आप देखते जाइएगा मेरे साथ, या तो अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाला। आप विदाउट एटलस के पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो फिर आपको नहीं आने वाला, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आपको अपने साथ एटलस रखना पड़ेगा, जिसमें पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल दोनों मैपों को देखना पड़ेगा। अभी जो बात चल रही है हमारी ज्योग्राफिकल मैप की चल रही है, मतलब कि आपके भौगोलिक मैप की बात चल रही है, तो ये आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। और इसमें मैं बता दूँ, यहाँ पे मांटो ग्रासो पठार से दो नदियाँ निकलती हैं। एक तो आपकी निकलती है यहाँ पे तपाजोस, तपाजोस नदी, और एक तपाजोस के साथ साथ एक यहाँ पे निकलती है आपकी पराग्वे, पराग्वे नदी। तो ये दो नदी का क्या उद्गम है, यहाँ से ये दोनों नदी निकलती हैं। अब देखो तपाजोस के बारे में पॉइंट है इंपोर्टेंट, क्योंकि यह अमेजन की सहायक है, अमेजन की सहायक नदी है, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजन रिवर। और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये नदी जो तपाजोस है, यहाँ से अगर देखोगे इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाती है, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, और यहाँ से आपके आ जाएगी अमेजन, इस प्रकार से यहाँ जाके अमेजन गिर जाएगी। बाकी हम और नदी हम पढ़ाएंगे, जब बताऊंगा तो वहाँ पे स्पेशल नदी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और पराग्वे नदी भी यहीं से निकलती है, यहाँ से, तो पराग्वे नीचे की तरफ जाती है, वहाँ आगे जाके ला प्लाटा, यहाँ से एक नदी आ जाती है उरुग्वे, और यहाँ से आ जाती है आपकी पराना। तो तीन नदियाँ मिला के ला प्लाटा में जाके, ला प्लाटा है एक जगह है यहाँ पे, तो ला प्लाटा में जाके मिलती हैं, गिरती हैं। तो ये ला प्लाटा भी एक जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे रियो डी ला प्लाटा, तो रियो डी ला प्लाटा में जाके गिरती हैं। मैं ये बात करूँगा बाद में करूँगा, जब स्पेशल रिवर के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। बस अभी आपको इतना जाना है कि यहाँ से पराग्वे निकलती है, जो पराग्वे जाती है वो दक्षिण की तरफ जाती है, और किससे, उरुग्वे और
आपकी पराना में जाके मिल जाती है और रियो डी ला प्लाटा में जाके गिरती है। बस आपको इतना जानना है। तो ये जाना हमने मांडू ग्रास और पठार के बारे में, इतना तो जानना था। तो दो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, मांडू ग्रास और पठार। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि मांडू ग्रास और पठार किस मतलब कॉन्टिनेंट में, किस कंट्री में, तो आप याद रखना। ये सब चीज़ें जब मैचिंग देता है ना मिलाने के लिए, तो एक तरफ मतलब कंट्री लिख देगा, एक तरफ पठार या पर्वत या मतलब आपके झील या फिर आपके यहाँ पे मतलब मरुस्थल, इस प्रकार से लिख देगा। बस एग्जाम में कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं आ रहा आजकल। करंट में कोई है या कुछ हिसाब से मैपिंग से जो क्वेश्चन आजकल भर रहे हैं तो बहुत एकदम सिंपली और स्वीट टाइप के भर रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको मैपिंग अच्छी होनी चाहिए, उनकी लोकेशन ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो लोकेशन थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी हाँ, अब मैं बात करूँ चाको मैदान, ग्रान चाको बोलते हैं इसको वैसे। तो अगला है आपका ग्रान चाको। ग्रान चाको बोलते हैं, इसका पूरा नाम है ग्रान चाको मैदान। तो देखिए ग्रान चाको का जो मैदान है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पे सभी जगह आप देखोगे इस वाले हिस्से में अलग मतलब वन मिलेंगे, इस वाले हिस्से में अलग वन है, इस वाले हिस्से में अलग वन है, पर्वतीय वन मिलेंगे, ये पूरा हिस्सा यहाँ पे अलग वन मिलेंगे, शीतोष्ण वन मिलेंगे। लेकिन ये जो ग्रान चाको है ये स्पेशली है क्योंकि यहाँ पे मिश्रित वन, मतलब कि पूरा मिक्सचर वन मिलेंगे यहाँ पे। तो ये फेमस है मिश्रित वनों के लिए, मिश्रित वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो जंगल है ग्रान चाको का मैदान है, ये अपने मिश्रित वनों के लिए, मतलब हर टाइप के यहाँ पे वन मिल जाएंगे। तो ग्रान चाको को बस इतना से याद रखिए। तो देखो ये देख लिया आपने। अब आगे बात करते हैं हम पंपास मैदान की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंपास। अब मैं यहाँ पे बात करूँ पंपास में, यहाँ बता देता पंपास के बारे में हमें जानना है। पंपास मैदान, तो देखो पंपास एक मैदान है, घास का मैदान है और ये आता किस देश में? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में आता है। स्पेशली क्या है? ये शीतोष्ण घास का मैदान है क्योंकि मकर रेखा के नीचे है। शीतोष्ण घास का मैदान, ठीक है, शीतोष्ण घास का मैदान है। तो ये इम्पोर्टेंट होगा। अब और क्या इम्पोर्टेंट है? तो ये आपका जो है पंपास का मैदान जो अर्जेंटीना में है, ये आपका स्पेशली मैं बता दूं, यहाँ पे शीतोष्ण घास का मैदान है और शीतोष्ण घास के मैदान पे हो यहाँ पे एक हल्की सी घास उगती है और जिसका नाम है आपका अल्फा। क्या नाम है? ये स्पेशली पंपास घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, इसे पंपास घास कहते हैं। तो यहाँ पे एक घास उगती है, उस घास का नाम है अल्फा। तो अल्फा घास है और अल्फा घास इतनी ज़्यादा मतलब कि आहारफुल रहती है, मतलब इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है जानवरों के लिए कि जो जानवर मतलब 6 महीने में दूध मतलब कि अपना ग्रोथ करते हैं मांस के या फिर दूध देने के लिए, वो 3 महीने में ही ग्रोथ कर लेते हैं। मतलब उनका जो ग्रोथ हो जाता है, शरीर का डेवलपमेंट हो जाता है, वो 6 महीने की जगह 3 महीने। तो इसलिए ये वाला एरिया दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए फेमस है। तो दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध तो ये आपने देखा कि किस प्रकार पंपास घास का जो मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है, अर्जेंटीना में आता है। यहाँ पे एक घास उगती है, छोटी अल्फा घास है, जिनको खा के जानवर बहुत ज़्यादा पौष्टिक मतलब बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं और जिनसे अच्छी मात्रा में दूध और मांस निकाला जाता है। डिब्बा बंद यहाँ पे मांस का उत्पादन किया जाता है, डिब्बे में बंद करके, और अलग अलग कॉन्टिनेंट में फिर भेजा जाता है। ये सब चीज़ें बिजनेस व्यापार के लिए जाना जाता है। ये सब चीज़ें हम और भी जानेंगे। तो ये हमने जगह देखो, ये देख लिया हमने, पंपास का मैदान देख लिया। हाँ, अब मैं बात करूँ थोड़ा पैटागोनिया पठार की। तो देखो पैटागोनिया पठार आप इतना याद रखो, बाकी जो कंडीशन पैटागोनिया मरुस्थल की वही पठार की है। बाकी ये ऊंची वाली ज़मीन है जो पैटागोनिया पठार है, इसकी थोड़ी अपर लैंड है, मतलब उठा हुआ भाग है। तो पैटागोनिया उच्च भूमि भी बोलते हैं इसको। तो इसलिए बस याद रखो लोकेशन कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना में। बस
इसके बाद मैं बात करूँ, ये सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं, बोलीविया। हाँ, गुआना उच्च भूमि की, यहाँ पे ज़मीन देखोगे ये वही हिस्सा है वेनेजुएला वाला, और इस तरफ आप देखोगे जो कंट्री आ जाएंगे वो आपके आ जाएंगे वेनेजुएला के बाद यहाँ पे सूरीनाम वगैरह बहुत सारे गुआना वाना कंट्री आ जाएंगे। यहाँ पे एक देश है गुआना नाम का, तो गुआना उसी के नाम पे दे दिया नाम इसको, गुआना उच्च भूमि। तो ये हो गया आपका बेसिकली कि कहाँ पे पाया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट या आंसर राइटिंग कर लीजिए, और बाकी इसके बाद हम फिर डिस्कस आगे करते हैं। एक बार आप लिख लीजिए इनको। तो ये देखिए आपने ये लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। बाकी में कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें बतानी है, मैं यहाँ पे कुछ घास के मैदान बताने मुझे दक्षिण अमेरिका के, तो मैं बता देता हूँ एक साथ आपको। इसके बाद यहाँ पे घास के मैदान हेडिंग डाल लीजिएगा, आप हेडिंग डाल लो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान। तो यहाँ पे आप हेडिंग लिखो घास के मैदान। तो देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाएंगे। अब शीतोष्ण और उष्ण टेम्परेट है, यहाँ पे टेम्परेट वाला हो जाएगा आपका है, और हो जाएगा आपका ये वाला। स्पेशली क्या है यहाँ पे कि जो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक लाइन बताई थी, ये आपकी हो गई मकर रेखा, और ये है आपकी यहाँ से ये वाली है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। चलो कमेंट में मुझे इसके बारे में भी बता देना कितने देशों से जाती है, तो इसके बारे में मुझे कमेंट में बताना। भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं और मकर रेखा पर। तो ये वाला जो हिस्सा है उष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। ये वाला हिस्सा है वो आपका आ जाएगा किसमें, शीतोष्ण, मतलब ये वाला होगा गर्मी फुल। यहाँ पे सूर्य की किरणें सारा साल लंबवत पड़ती है, एकदम सीधी रेखा पड़ती हैं, यहाँ पे तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बर्फीला ठंडक मौसम रहेगा, यहाँ पे थोड़ा रहेगा गर्मी वाला मौसम इस वाले हिस्से में। तो यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाएंगे ऊपर, तो वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। इस वाले हिस्से में जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो आपके कहलाएंगे शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। क्या कहलाएंगे, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऊपर वाले इस वाले हिस्से के मैदान देख रहे हैं, मतलब घास के मैदान, और हम देख रहे हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध घास के मैदान। घास इंग्लिश में बोलते हैं इनको ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, तो इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, इंग्लिश में इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक गुआना जो उच्च भूमि है हल्का वेनेजुएला, और गुआना वाले पार्ट पे जो मिलेगा वो पहला उसका नाम है जिसका नाम है लानोस, लानोस घास। तो लानोस घास मिलेगी, और लानोस घास जो यहाँ पे मिलेगी वो आपके ट्रॉपिकल है। दो कंट्री में वेनेजुएला और गुआना। मैं बोला ये आपका वेनेजुएला, ये गुआना, तो यहाँ पे दो देशों में। तो कभी कभी वेनेजुएला भी होगा ऑप्शन में, नहीं मिलता अगर वेनेजुएला तो फिर आपका गुआना होगा ऑप्शन में। तो इनमें से कोई भी आप टिक कर सकते हो आराम से। बाकी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस कंट्री में, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब किस कॉन्टिनेंट में, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा साउथ अमेरिका के उत्तरी वाले भाग में। तो इस वाले भाग में जो घास कम मिलती है वो आपको लानोस घास कहलाती है, वेनेजुएला और गुआना वाले भाग में। यही पेट्रोलियम के लिए, मतलब ये घास जो रहती है आपने डिस्कवरी वगैरह पर देखा होगा, मतलब सूखी घास रहती है, एकदम ड्राई टाइप की, मतलब ग्रास मिलेगी, जिसमें देखो एक चीता जो रहता है, जो रहता है आपका पैंथर, जो चीता रहता है वो किसका पीछे, जैसे हिरन का शिकार करती हो, तो देखना आप डिस्कवरी पे ये सब चीज़ें मिल जाती देखने के लिए। तो ये आपका इसमें हो जाएगा। अगली बात करूँ मैं, यहाँ पे जो मिलेगा मांडो ग्रासों के बगल में इस वाले हिस्से पे, यहाँ पे एक घास का मैदान मिलेगा कटंगा घास। तो एक और मिलेगी यहाँ पे कटिंगा घास, कटिंगा घास। तो ये भी उष्णकटिबंध है, मतलब कि ट्रॉपिकल है, और ये मिलती है आपकी स्पेशली ब्राज़ील में। कौन सा कंट्री हो जाएगा, ब्राज़ील। तो ये देखिए पहला हमने देखा लानोस, दूसरा देखा कटिंगा, और मैं अगर अगली बात करूं फिर एक और चीज़ मिलेगी आपके यहाँ पे, एक और यहाँ पे इस वाले भाष ये देखो, ये आपका बोलीविया है, आपके यहाँ कटिंगा मिलेगी इस वाले हिस्से पे। तो बोलीविया और ब्राज़ील के किनारे पे एकदम जो लगी मिलेगी उसको बोलेंगे कैंपोस। क्या बोलेंगे, कैंपोस घास, कैंपोस घास। तो कैंपोस जो घास मिलेगी वो आपकी स्पेशली ब्राज़ील, दो कंट्री और प्लस बोलीविया, तो दो देशों में मिलेगी। बाकी जैसा ऑप्शन होगा उस हिसाब से आंसर टिक कर देंगे।
तो ये हमने देखी उस कटिबंध मतलब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। अगली मैं बात करता हूँ इसमें, और अगले आएगा आपका शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, इंग्लिश में बोलते हैं इनको टेम्परेट, टेम्परेट ग्रास लैंड। तो टेम्परेट यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, एक ही मिलेगा जो स्पेशली बात की है पंपास, जिसको बोलते हैं अर्जेंटीना में, जिसका नाम है पंपास। तो यहाँ पे एक ही हमें पढ़नी है, एक ही चीज़ के बारे में है, और जिसका नाम है पंपास। तो एक ही है, मैं एक ही नाम लिखे देता, पंपास, पंपास घास। तो ये आपकी स्पेशली है। कंट्री का नाम हर बार पूछता है किस देश में है, और पीएससी में इस बार कंटिन्यू पूछा भी है। पीएससी के प्री में आप पेपर उठा के देखना, 2020 का जो भी 2020 का प्री हुआ था उसमें आप उठा के देखना, अभी जो जस्ट हुआ है एग्ज़ाम, उसमें कंटिन्यू घास के मैदान से पूछा है, और एक तरफ कंट्री दिया, एक तरफ घास के मैदान दिया, ग्रासलैंड पूछा है और ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों पूछा है। तो अर्जेंटीना में है। हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मैं अभी ये पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले आपको पूरा उस वहाँ पे पंपास के मैदान के बारे में आपको एक एक चीज़ बता चुका हूँ, तो ये आप लिख लीजिएगा। बाकी जो है घास का मैदान, ये शीतोष्ण घास का मैदान है, ये भी बता दिया मैंने। ये अपने किस लिए जाना जाता है, ये अपने भेड़ पालन के लिए, भेड़ पालन, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा मांस का भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। सी हस्बेंड्री, सीप हस्बेंड्री के लिए फेमस है, सीप हस्बेंड्री के लिए। बाकी आपका सब आ जाएगा। ये देखिए दूध, मिल्क प्रोडक्शन, आपका बीफ प्रोडक्शन मांस के लिए। हाँ, मैं बता दूं बीफ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका मतलब कि सीप का मांस, या मतलब कि आपका जो गाय का मांस, बैल का मांस, इन सब चीज़ों की मांस, और हाँ सुअर का मांस, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। और नॉर्थ अमेरिका में जो शिकागो है वो गाय के मांस के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब कि वो विश्व का एक और सबसे ज़्यादा गाय का मांस ही प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा गाय का मांस। और यहाँ पे शाही सनसेक्स है, साहीवाल है, ऐसी करके गाय की मतलब प्रजातियां हैं, वैरायटीज़ हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये निकाला जाता है मांस। तो ये रहा, हमने जो पढ़ा घास के मैदान देख ली जो हमें जानने थे, ये पूरी हमने यहाँ पे जो लैंड थे, ग्रास लैंड थे, वो देखा। और हमने इसके साथ साथ यहाँ पे मरुस्थल देखे, और हमने क्या देखा यहाँ पे स्पेशली क्या देखा अभी, मरुस्थल और पठार देखे, प्लेटो ऑफ साउथ अमेरिका, और हमने ग्रास लैंड, ये सब जाना। तो ये आप मेरे साथ इसके नोट्स बनाते जाइए। हाँ, जो मैंने पूछा है कि भूमध्य रेखा पर कितने देश हैं, तो ये बताइए, और मकर रेखा पर कितने देश हैं साउथ अमेरिका के, ये मुझे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।